हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल एसएसटी समझो भाई मनोज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर थर्ड। और इस चैप्टर थर्ड के अंदर तीन ऐसे टॉपिक्स हैं या तीन ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी नेता की मुड्डी हिला सकता है, मतलब कुर्सी हिला सकता है। तो ये तीनों टॉपिक्स क्या है? जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। ठीक है, ये तीनों ही टॉपिक जो है वो इतने नाजुक है कि अगर इसके ऊपर किसी ने भी, मतलब अगर इनको लेकर किसी ने भी कोई बयान दे दिया उल्टा सीधा, तो ये लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर जाता है और बहुत जल्दी बवाल मच सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो जेंडर, रिलीजन और कास्ट है, इनका पॉलिटिक्स में क्या रोल है और पॉलिटिक्स जो है वो इनको कैसे अफेक्ट कर रही है। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ है, समझाया हुआ है। इस चैप्टर को मैंने तीन अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, जिसमें पहले पार्ट में हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में रिलीजन और थर्ड पार्ट के अंदर कास्ट के बारे में। तो जेंडर डिवीजन क्या कह रहा है? इट इज ए हायरार्कियल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर। तो ये एक तरह का हायरार्कियल सोशल डिवीजन। हायरार्की मतलब क्या होता है? जैसे ये अगर पिरामिड है, तो जैसे ये एक पिरामिड है, पिरामिड में हायरार्की के ऊपर जैसे जो अपर है वो अपर क्लास ऊपर आएगी, फिर लोअर क्लास नीचे आएगी। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हायरार्की में जैसे मैन ऊपर है और वीमेन नीचे वाली पोजीशन पे है। ठीक है, बराबर तो रखा नहीं है। जेंडर क्या करता है? इट डिफाइंस द रोल्स। ये रोल्स बताता है दैट मैन एंड वुमेन प्ले अराउंड अस। तो मैन और वीमेन का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में, ये सब कुछ बताता है जेंडर। इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, ये बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं है। एंड इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप्स के ऊपर है। अब इन सब बातों का क्या मतलब है, तो ये मैं आपको समझा दूं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने बताया है इट इज ए हायरार्कियल सोशल डिवीजन, इसको हमने हायरार्की के अनुसार बांटा है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? जेंडर मतलब हमने क्या रोल्स असाइन किए, मेन को और वीमेन को क्या रोल्स दिए, वो होता है जेंडर। ठीक है, अब ये रोल्स जो है बायोलॉजी के ऊपर नहीं है। मतलब आप इस बात को समझ जाना कि सेक्स और जेंडर दोनों अलग अलग टर्म्स है। बायोलॉजी का मतलब होता है जो चीजें नेचर ने दी है। मैन जो है, जैसे मैन के क्रोमोसोम्स और जेनिटल ऑर्गन्स, ये सारे जो दिए हुए वो नेचर ने, बायोलॉजी है, उसको हम बोलते हैं सेक्स। और ये जो जेंडर है, जेंडर में होता है रोल्स, कि रोल जो है सोसाइटी ने हमको क्या रोल दिया है। जैसे मैन का रोल बाहर जाके पैसा कमाना, ये मैन का रोल है। और घर पे जो काम करना है, ये किसका रोल हो गया? विमेन का रोल। तो जो ये सोसाइटी जो रोल असाइन करती है उसी को बोलते हैं जेंडर। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स के ऊपर है। अब ये चीज क्या है वो अभी आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करने के बाद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ये टॉपिक है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, हमने लेबर का सेक्सुअल डिवीजन किया अलग अलग। कैसे? जैसे ये वर्क है और ये वर्क आपको बताना है कि ये मेल करते हैं या फीमेल करते हैं। ठीक है, एज पर योर सोसाइटी। जैसे कुकिंग, तो कुकिंग का काम कौन करता है? मेल करते हैं या फीमेल करते हैं, ये आपको भरना है। हाउस होल्ड वर्क्स, घर के जितने भी काम है वो मेल करते हैं या फीमेल करते हैं। अर्न मनी, पैसा कमाता कौन है? मेल और फीमेल। स्विंग का काम, सिलाई टेलरिंग का काम जो है वो कौन करते हैं? मेल या फीमेल। और फार्मिंग, फार्मिंग का काम कौन करते हैं? मेल या फीमेल। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इस टेबल को फिलअप करने के बाद आगे देखिएगा। तो अब आपने क्या भरा है? जैसे कुकिंग का काम फीमेल का आपने टिक लगाया होगा। हाउस होल्ड वर्क्स, ये भी आपने फीमेल पे टिक लगाया होगा। अर्न मनी मेन के ऊपर, सिलाई का काम फीमेल के ऊपर, और फार्मिंग का काम हम अगर कहें तो मेल जो करते हैं फार्मिंग का काम। ये जो जेंडर डिवीजन है सोसाइटी ने किया है और यही काम मेन भी करते हैं। अगर आप किसी होटल में जाओ तो क्या वहां पर फीमेल मिलते हैं आपको कुकिंग करने वाले? मैक्सिमम मेल। होटल्स के ऊपर मेल ही मिलेंगे आपको। हाउस होल्ड वर्क्स, घर का काम, क्या आपने देखा नहीं है? घर का काम करने के लिए भी कई लोग जो है, लड़के जो होते हैं वही करते हैं घर का काम। काफी जो नौकर रखते हैं लोग, तो उसमें क्या सिर्फ फीमेल ही होती है क्या घर का काम करने के लिए? उसमें भी मेल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी ये काम मेल्स करते हैं। देन अर्न मनी का काम, तो अर्न मनी का काम करना, पैसा कमाना सिर्फ मेल का ही काम है क्या? तो
यहाँ पे फीमेल भी तो बाहर जाती है पैसा कमा के, कई ऑफिसेस में जॉब करते हैं, कई की खुद की कंपनीज है, तो फीमेल भी यहाँ पे पैसा कमाने का काम करती है। टेलरिंग का काम, सिलाई का काम जो है, टेलर्स की दुकान आपने देखी होगी, वहां पर जो मेल है वही सिलाई का काम कर रहे हैं। एंड फार्मिंग, किसान का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, किसान बोले तो मैन, नहीं, विमेन क्या खेतों में काम नहीं करते? तो आपने देखा होगा विमेन भी खेतों में बराबर काम करते हैं, तो यहाँ पर ये काम भी करते हैं। तो ये क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? ये स्टीरियोटाइप का मतलब यही है, व्हेन वी बिलीव दैट ए थिंग इज डन बाय दैट पर्सन, जब हम ये विश्वास कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये काम इनका ही है। अब हमने ये मान रखा है कि कुकिंग का काम किसका है, फीमेल का है, हाउस होल्ड वर्क का काम किसका है, फीमेल का है, पैसा कमाना काम किसका है, मेल का है, वो जाके कमा के लाएगा। तो ये एक हमने एक स्टीरियोटाइप में बांध रखा है, इसी को बोलते हैं जेंडर डिवीजन या सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। आप ये देखिए, काम तो ये दोनों ही कर सकते हैं, ऐसा कोई बंदिश नहीं है नेचर की कि ये काम जो कुकिंग का है वो मेल नहीं कर सकता, मेल कर रहा है ये काम। बट यहाँ पे फर्क क्या है कि जो फीमेल जो काम कर रही है वो अनपेड है और इनविजिबल है। फीमेल के जितने भी वर्क्स है इसका उसको पैसा नहीं मिल रहा है और ये काम हमको दिखता नहीं है। और मेल जब यही काम के पैसा मिलता है तो वो मेल ये काम करता है। जैसे कुकिंग होटल में उसको पैसा मिलता है तो मेल खुशी खुशी वो काम करता है। हाउस होल्ड वर्क्स, घर के काम के लिए अगर हम पैसा देते तो मेल जो है वो आके ये काम कर सकता है। वर्क्स है ये सारे क्या होते हैं, पेड एंड विजिबल है, ये सोसाइटी में हमको दिखते हैं कि हाँ ये काम कर रहा है और इस काम का इसको पैसा मिल रहा है। पर विमेन यही काम, सारे काम विमेन करती है, घर का सारा काम वो कर रही है, कुकिंग का काम वो कर रही है, सिलाई का काम भी वो कर रही है, बट उसको इन चीजों के पैसे नहीं दिए जा रहे। ठीक है, तो ये होता है आपका सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्टीरियोटाइप्स के बारे में। ये जो पिक्चर दिखाई हुई है एक बुक के अंदर, परसेप्शंस ऑफ एन आइडियल वीमेन, तो ये क्या बताना चाहता है कि जैसे जो टीवी सीरियल्स है, टीवी सीरियल्स के लिए आइडियल वीमेन कौन होगी, जो सास बहू की लड़ाई वो दिखाना चाहते हैं, सिर्फ सास बहू की लड़ाई, और ये सास बहू उसको एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, ये सास बहू के बीच का प्यार, आपसी विश्वास, ये नहीं दिखाएंगे। दूसरा, फैशन इंडस्ट्री जो है उसमें एक आइडियल वीमेन कौन होगी उनके लिए, जो वीमेन गोरी हो, सांवला रंग नहीं चाहिए उनको, प्लस उसकी हाइट अच्छी हो, पतली कमर हो, ये सारे फीचर्स यहाँ फैशन इंडस्ट्री वाले को चाहिए। और अगर आप हाउस होल्ड को देखें, घर के अंदर कैसी वीमेन चाहिए, वहाँ पर जो ज़्यादा फैशनेबल वीमेन नहीं चाहिए, वहाँ कैसी चाहिए कि उसके एक हाथ में झाड़ू है, मतलब वो झाड़ू पोछा का काम भी कर ले, घर के अंदर बच्चों को भी संभाल ले, खाना अच्छा बना ले और सास ससुर की सेवा कर ले, प्लस बाहर जॉब का भी काम करके आए, कुछ दो पैसे भी कमा ले घर के लिए। तो ऐसी आइडियल वीमेन होगी उनके हाउस होल्ड वर्क के लिए। और अगर इन लॉज के लिए, जो अगर इन लॉज चाहिए, इन लॉज जो है उनको कैसी बहू चाहिए, तो बहू कैसी चाहिए, जो खूब सारा दहेज लेकर आए, उनके लिए कार लेकर आए, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारी जो लेकर आए, तो वो उसके लिए आइडियल वीमेन है। तो ये सोसाइटी के अलग अलग परसेप्शंस है, अलग अलग धारणाएं कि उनको कैसी वीमेन चाहिए। अब हम क्या देख सकते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ वीमेन जो है काम तो जरूर करती है, डू सम पेड वर्क, अपना डोमेस्टिक घर का काम करने के बाद कई वीमेन जो है जॉब में भी जाती है और कुछ काम भी करती है, पर उसके काम को जो है इट इज़ नॉट वैल्यूड या रिकग्नाइज, उनको वैल्यू नहीं दी जाती या अंडर वैल्यूड है। आप किसी भी फील्ड में देख लो, अगर एक मजदूरी करने वाली वीमेन है तो आप देखोगे जो मजदूरी करने वाला मैन है उसके से वो करीब 600-700 रुपये, तो वहीं वीमेन के सिर्फ 400 या 500 रुपये। आप टीचिंग फील्ड में देख लीजिए, अगर किसी स्कूल के अंदर जो मेल टीचर है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द फीमेल टीचर। और आप चाहे कोई बड़ी इंडस्ट्री में देख लीजिए, जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री, तो आप देख सकते हो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो एक्टर्स है, मेल एक्टर्स को पैसा ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल एक्टर्स। तो आप कोई भी फील्ड में देख लीजिए उठा के, तो वीमेन को हर जगह अंडर वैल्यू किया जाता है या उनके वर्क को रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। अब वीमेन बीन हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, जो ये ह्यूमैनिटी का हाफ पोर्शन जो है वीमेन है, ये ऐसा नहीं है माइनॉरिटी के अंदर या इनकी संख्या बहुत कम है, फिर भी देयर रोल इज मिनिमम इन पॉलिटिक्स। तो आधी से ज़्यादा, आधी जनसंख्या होने के बावजूद भी वो उनका रोल जो पॉलिटिक्स में मिनिमम है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट डिविजन्स। ये इस डिविजन्स की वजह से सोसाइटी ने उनको कभी बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। अब वीमेन ने क्या किया, दे ऑर्गेनाइज्ड एंड डिमांडेड इक्वल राइट्स। उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और इक्वल राइट्स के डिमांड की।
तो आप देख सकते हो, जैसे अपन ने लास्ट जो हिस्ट्री के अंदर चैप्टर पढ़े थे नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर, तो वहां पे भी आपने देखा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वीमेन ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, बट उनको क्या किया, विजिटर्स गैलरी में बिठाया था। ऐसे ही आप नेशनलिज्म इन इंडिया में देखो तो वहां पे भी वीमेन ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था आंदोलनों के अंदर, बट कांग्रेस ने उनको कोई भी अपने पार्टी के अंदर पोजीशन नहीं दी थी। ठीक है, तो पर वीमेन ने, तो अब इसके बाद जो है वीमेन जो है उन्होंने एजिटेशंस किए फॉर पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस, एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, इन सब के लिए वीमेन ने आंदोलन किए। और इन सब आंदोलनों को हम क्या बोलते हैं, दीज मूवमेंट्स वेर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वीमेन। तो इन मूवमेंट्स की वजह से आज हम देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर वीमेन जो है आज काफ़ी अच्छी पोजीशंस के ऊपर, आज काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आ चुकी है। जैसे कई वीमेन डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, लॉयर्स बन चुकी है कोर्ट के अंदर। तो ऐसे वीमेन ने अपने आप को डेवलप किया है। अब पॉलिटिकली इनका क्या रोल है जो इंडिया के अंदर, वो अब देखते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं पोजीशन ऑफ वीमेन इन इंडिया। अपना देश में क्या है, अवर्स इज ए मेल डोमिनेटेड पैट्रिचियल सोसाइटी, हमारी एक मेल डोमिनेटेड पैट्रिचियल सोसाइटी। पैट्रिचियल का मतलब होता है जहाँ पर फादर डोमिनेट करते हैं, फैमिली के अंदर जो है फादर का डोमिनेशन ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो क्या हो रहा है, जब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो वहाँ पे वीमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, डिसएडवांटेजेस एंड ऑपरेशंस। अब पॉइंट से समझ सकते हो कि आज हमारे देश में वीमेन के साथ कितना ज़्यादा भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो सबसे पहले अलग अलग फील्ड्स में देखते हैं। एजुकेशन में अगर आप देखो तो वीमेन की लिटरेसी रेट कितनी है, सिर्फ 54% एज कम्पेयर टू मेल की जो है 76% इंडिया में, और वीमेन की सिर्फ 54% है। क्योंकि लड़कियां चाहे कितनी भी होशियार हो पढ़ने में, पर उनको आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है। अगर आगे की हायर स्टडीज में भी देखें तो स्मॉल प्रपोर्शन फॉर हायर एजुकेशन, अगर आप कॉलेजेस और उसमें देखो तो गांव के अंदर तो 8वीं या 10वीं के बाद में पढ़ाई छुड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए आगे शहर में जाना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि लड़की को बाहर कैसे भेज दे। तो इसलिए एजुकेशन में हमारे जो वीमेन है उनकी लिटरेसी रेट कम है। दूसरा, हाई पेड जॉब्स। अब जब एजुकेशन अच्छी नहीं होती है तो आगे हाई पेड जॉब्स भी नहीं मिलते, और अगर एजुकेशन ले भी ली तो भी जो हाई पेड जॉब्स है उसके अंदर आप देखोगे कि वीमेन की क्वांटिटी कम है, क्योंकि ज़्यादा ऑफर जो है मेल को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है एज कंपेयर टू फीमेल। तीसरी बात, वर्किंग आवर्स। अब हम देखते हैं कि जो काम करने के घंटे, एक सर्वे हुआ था इंडिया के अंदर और उसमें वर्किंग आवर्स के बारे में बताया कि वीमेन जो है 7.5 घंटे काम करती है और जो मेल है वो 6.5 घंटे काम करता है। अब इसमें क्या चीज़ है, इनकम जनरेटिंग वर्क, जो इनकम जिस काम से पैसा है वो काम वीमेन जो है सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट कर रही है, और मैन जो है उस काम को 6 घंटे तक करता है। क्यों ऐसा कारण है? क्योंकि वीमेन को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो हाउस होल्ड वर्क के अंदर वीमेन अपना 5 घंटे दे रही है और मैन सिर्फ आधा घंटा, वो भी किसी ने हेल्प कर दी तो ठीक है, अदरवाइज वो यही कहता है ऑफिस से आते ही कि थका हुआ हूँ, मेरे को तो चाय दे दे, वो दे दे, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वीमेन जो है मेन से ज़्यादा काम करती है, फिर भी उसको पैसा कम मिलता है क्योंकि वो इनकम जनरेटिंग वर्क कम कर पा रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई उनको। अब वेजेस इनइक्वालिटी, अच्छा जहाँ पे भी वो काम करते हैं, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया ही था, उनके वेजेस हमेशा इनइक्वल रहेंगे। डिस्पाइट ऑफ द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, सरकार ने एक एक्ट पास किया था 1976 के अंदर, जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये क्या बोलता है कि सभी को बराबर जो है वेजेस मिलने चाहिए। इस सब के होने के बावजूद, ऐसा कानून होने के बावजूद, जो वुमेन है उनको आप किसी भी एरिया में देख लो, दे आर अंडरपेड फॉर देयर वर्क। चाहे आप सिनेमा इंडस्ट्री में देख लो, चाहे फैक्ट्रीज में देख लो, चाहे वर्कर्स के अंदर देख लो, स्कूल्स के अंदर देख लो, कहीं पे भी विमेन जो है उनको जॉब के अंदर सैलरी या वेजेस कम मिलेंगे। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ वीमेन पर 1000 मेल। तो आज 1000 मेल के ऊपर सिर्फ 919 वीमेन है इंडिया के अंदर, जबकि ये आंकड़ा बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये 919 है तो आज 81 जनों की शादी नहीं होगी मेल्स की, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रीजंस वही है, लड़की कोई पैदा करना
चाहता नहीं है, क्योंकि लड़की अगर पैदा हो गई तो उसके लिए दहेज का इंतजाम करना पड़ेगा, उसको पढ़ाने के लिए बाहर भेजना पड़ेगा। अब बाहर भेजे तो क्या पता कैसा माहौल मिले नहीं मिले। और अगर ये जो रेशियो हम देखें तो ये जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है वहाँ तो और भी कम है, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तो इन एरियाज में तो जो सेक्स रेशियो और भी ज़्यादा कम है। हाँ, जहाँ एजुकेशन अच्छी हो चुकी है, जहाँ केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उन एरियाज़ के अंदर तो भी सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है। बट जो नॉर्थन स्टेट्स है वहाँ पर आज भी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर सेक्स रेशियो अब भी कम है, क्योंकि वहाँ पर आज भी वही कुरीतियाँ चल रही है, दहेज के लिए हत्या की जा रही है विमेन की, और कई सारे सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, दिस ऑल लीड्स टू हैरेसमेंट, एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस। तो यहाँ पे विमेन का शोषण होता है, वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस तक फेस करना पड़ता है, हैरेसमेंट होता है उनका। तो आज हमारी जो सोसाइटी है वही विमेन की इस कंडीशन के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो विमेन एक सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप में है, ये कैसे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती है, तो कैसे ही अपने राइट्स को एक्वायर करेगी। तो इसके लिए क्या होगा कि विमेन को जो है पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, पावर में आएंगे तभी जो विमेन अपने लिए कुछ डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो इसीलिए अब हम पढ़ेंगे ये जो टॉपिक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। तो विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है इंडिया के अंदर। तो अनलेस विमेन गेट पावर्स देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट सॉल्व। तो जब तक विमेन को पावर नहीं मिलेगी तब तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब अगर अपन इंडिया की स्थिति देखें तो ये जो ऐसा है कि ये आपको ग्राफ दिखाई देगा, इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो इंडिया की पोजीशन है बिलो वर्ल्ड एवरेज है। इवन जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देश जो है डेवलपिंग कंट्रीज, उनमें विमेन की पोजीशन अच्छी है। अरब देशों में आप देखो तो भी ठीक है, और इंडिया की पोजीशन जो है ये विमेन को लेकर बहुत ज़्यादा डाउन है। मतलब हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, पॉलिटिक्स के अंदर विमेन का रोल बहुत ही मिनिमम है। जो 2019 की लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें पहली बार ये काटा पहुंचा था 14.36%, जो टोटल सीट्स है उसका 14.36% तक ही विमेन जीत पाई थी। और अगर स्टेट असेंबलीज को देखे तो वहां पे लेस देन 5%, कि 5% से भी कम है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे देश में तो विमेन जो है प्रधानमंत्री बनी हुई है और कई राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री भी बनी हुई है, फिर ऐसी हालत कैसे है। बिल्कुल सही बात है। इवन इफ वीमेन बिकम्स ए सीएम और पीएम, एक सीएम या पीएम तक जरूर बने हुए, इवन हमारी जो प्रेसिडेंट है वह भी एक वीमेन है, बट द कैबिनेट कंप्राइजेस ऑफ मेल। अगर उसका जो कैबिनेट देखे, क्योंकि जो फैसला है वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अकेले नहीं ले सकता है, उसे अपने कैबिनेट से राय मशवरा करना पड़ता है। और कैबिनेट में ज़्यादा डोमिनेशन किसका होगा, ऑब्वियसली मेल का। तो ऐसे करके जो विमेन की पोजीशन है, पावर है, वो इतनी नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि प्रपोर्शन ऑफ वीमेन शुड बी लीगली बाइंडिंग इन इलेक्टेड बॉडीज। तो एक तरीका तो ये है कि जो प्रपोर्शन है इलेक्टिव की, जो इलेक्टेड बॉडीज है वहाँ पे वीमेन को एक हम रिजर्वेशन दे दे। तो यही काम हुआ है पंचायती राज के अंदर और म्यूनसिपालिटीज के अंदर। तो 1/3 रिजर्वेशन दे दिया लोकल बॉडीज के अंदर। तो वीमेन को 1/3 रिजर्वेशन देने के बाद क्या हुआ, मोर देन 10 लाख ऑफ द वीमेन गॉट इलेक्टेड। अब आज लोकल बॉडीज जो है, पंचायती राज हो या फिर म्यूनसिपालिटीज हो, वहाँ पर एटलीस्ट 10 लाख वीमेन जो इलेक्ट होके आ चुकी है। और जब वीमेन इलेक्ट होके आएगी तो वो अपने बाकी साथियों को तो हक दिलाएंगे ही दिलाएंगे। अब यही बिल एक पास होने के लिए रखा हुआ है किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। यही प्रोसेस जो है लोकसभा या स्टेट असेंबलीज में भी विमेन चाहती है कि वहां पे भी हमको रिजर्वेशन मिल जाए। तो ये बिल अभी तक पेंडिंग है इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, ठीक है। और एक रिसेंट अपडेट ये है कि 2023 के अंदर ये बिल एक पास जरूर किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके अंदर लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और दिल्ली के लिए विमेन को रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये बिल अभी पास तो हुआ है बट इट इज नॉट एनेक्टेड, इसको लागू नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ ये बिल। ये इंप्लीमेंट अब कह रहे हैं कि 2029 के जो इलेक्शंस होंगे शायद वहां तक ये इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर एक सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जैसे कि ये विमेन है, तो इनको अगर अपने राइट्स चाहिए, अपने अधिकार चाहिए, तो इन्हें पावर में आना होगा, इन्हें सत्ता में आना होगा, ठीक है। और सत्ता में आने के लिए इनको खुद को अवेयर होना पड़ेगा, विमेन को अवेयरनेस भी होनी चाहिए, प्लस
लीगली बाइंडिंग भी होना चाहिए स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के अंदर कि यहाँ पर इनका चुनाव हो सके। ठीक है, तो आई होप सो ये जेंडर वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलीजियन, वो आप देखेंगे पार्ट 2 के अंदर।